स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 87 मैथ्स में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैथ के कुछ बेहतरीन प्रश्न जो कि परीक्षा में आने की जिनकी प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, और जिस तरह के क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो गणित का मॉडल पेपर है ये। हम इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं या उस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है। अब विषम संख्या भी हो सकता है और सम संख्या भी हो सकता है। ठीक है, तो दो लगातार विषम संख्याएं हों के बीच में जो अंतर होता है वो दो का अंतर होता है, और दो लगातार सम संख्याएं भी जो हैं उनके बीच का भी अंतर कितना होता है, दो होता है। तो दो लगातार सम कहे या विषम कहे, अंतर कितना होगा, दो ही होगा। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाता है। दूसरे पे चलते हैं। अभाज्य संख्या, जिसे आपको ऋण संख्या भी कहते हैं, दोनों को याद रखें, अभाज्य संख्या को भी ऋण संख्या कहते हैं। वह ऋण संख्या बताना जो सम है और अभाज्य है। ठीक है, सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो इकलौता दो जो होता है, दो ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो क्या है, वो दो है। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या है, आपका दो है। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत को आप लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कोई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं है, जहां तक आप जाते जाएंगे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। तो ये यहाँ पर चार चीजों को याद रखना है। कौन सी ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो आंसर होगा दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए वो भी दो, या प्रथम अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो वो भी क्या होगा, दो ही होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दो अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दो अंक की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो कितना है, 97। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया, 97। तो ये दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है वो 3 है, और हमें इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणा कर लीजिए, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा, 3 और 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29, यानी 291। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 291। अच्छा, कहा जाए एक अंक की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो कितना होगी, अभाज्य संख्या। तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक अंक, तो वो 2 हो जाएगी। नेक्स्ट में चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ठीक है, 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके, यानी 3 से हो या तो 13 से हो, कितनी ऐसी संख्याएं हैं। तो अगर पूछता, अगर ऐसे कहे क्वेश्चन कि 500 तक हुए कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, तो आप क्या करोगे, 500/3 का पूर्णांक लेंगे। ठीक है, या केवल कहता 13 से केवल विभाजित हो, तो हम क्या करते हैं, 500/13 का पूर्णांक लेते हैं। ठीक है, और देखिए, अगर दोनों में से किसी से भी विभाजित हो जाए तो क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अब देखिए, 500 तक कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 और 13 दोनों से विभाजित होंगी, तो वो 3 में भी काउंट हो रही हैं, 13 में भी काउंट हो रही हैं, तो उनको हमें घटाना होगा। यानी कि 500/13 का पूर्णांक। ठीक है, ये हो गया। तो 500 को 3 से काटेंगे तो 3 3 2 5 20 हो गया, 3 6 18, 2 20,
3 छक 18 और फिर दशमलव में जाएगा, हमको केवल पूर्णांक लेना, तो 166 हो गया। और यहाँ से देखिए 13 तिया 39, ठीक है, 1 40 10 110 हो गया, 13 सत्ते 98, 13 अट्ठे 104, ठीक है, 8 आएगा और फिर दशमलव में आएगा, तो हमको केवल पूर्णांक लेना है। और इसको अगर हम काटेंगे तो 39 इक्के 39 और 39 दुना 78, ठीक है, और फिर दशमलव में आएगा, इसको छोड़ देंगे। तो अब ये इसी को सॉल्व कर लीजिए, 166 प्लस 38 और माइनस 12, इसको आप हल करेंगे तो आएगा आंसर 192, ठीक है, और जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। ठीक, अगर केवल 3 से कहता कि 500 तक कुल कितनी संख्या है जो 3 से केवल विभाजित होती हैं, तो हम 500/3 का पूर्णांक लेते। अगर कहता केवल 13 से विभाजित है, 500/13 का पूर्णांक लेते। अब दोनों में से किसी एक से कह रहा है, तो दोनों में से एक एक को हमने जोड़ लिया। लेकिन अब आप सोचिए कि 500 तक बहुत सारी संख्याएं ऐसी भी हैं जो 3 से भी कट रही हैं और 13 से भी कट रही हैं, यानी 13 और 3 40 से जो संख्याएं कटेंगी वो 3 से भी कटेंगी, 13 से भी कटेंगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 12 संख्याएं हैं जो 3 वाले में भी काउंट हो रही हैं, 13 वाले में भी काउंट हो रही हैं, यानी दो बार काउंट हो रही हैं। तो एक बार इनको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और आंसर हमारा क्या आ गया? ऑप्शन बी सही जवाब हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसका इकाई का अंक पूछ रहा है। 3 की घात 4 गुणे 2 की घात 2। 3 की घात 4 को हम 3 को 4 बार लिख लेते हैं, ठीक है। 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 बार। देखिए 3 त्रिका 9, 9 27 आ गया। हमें इकाई का अंक चाहिए तो केवल इकाई के अंक को लेंगे। 7 त्रिक 21, इकाई का अंक 1 है और 1 दूना 2 हो गया और 2 दूना 4, तो क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। हमें इकाई का अंक चाहिए तो हम केवल इकाई के अंक से गुणा करते हैं और इकाई वाला ही देखते हैं, ठीक है। ये तो आसान था, हो जाएगा आपका। अब इसमें देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए इकाई के अंक हमको चाहिए तो इकाई वाले से ही गुणा कीजिए, ठीक। कितने से? 4 गुना 8 गुना 7 गुना 3। अब देखिए चलिए 32 हो गया। तो हमें पूरा 32 से आगे नहीं गुणा करना, केवल इकाई के अंक से। 2 सते 14 और 4 तिया 12, इकाई का अंक कितना आ गया? 2। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी भिन्न क्या है? तो भिन्नों में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जब अंश बराबर हो, जब हर बराबर हो, जब अंश हर दोनों ना बराबर हो। लेकिन यहाँ पर भी एक स्पेशल देखिए टाइप का ये भिन्न है, इसमें एक स्पेशलिटी है। और क्या विशेषता है देखिए, अंश और हर का अंतर इसमें कितना है? 3 और 2 में अंतर 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है और इसमें भी 1 का है। और जब अंश और हर में अंतर बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। अब सब में अंश और हर का जो अंतर है वो क्या है? 1 है, बराबर है, ठीक है। कितना है? 1 है सब में अंश और हर का अंतर। तो इसलिए जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो 6/7 जो है वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो 6/7 ये। अगर यहीं पर सबसे छोटी पूछता था तो जिसका अंश छोटा है वो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाती? 2/3 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 है। दोनों संख्याओं में से एक संख्या 3 सही 3/8 है, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए दूसरी संख्या x थी, तो ये दूसरी संख्या हो गई और पहली संख्या हमारी 3 सही 3/8 है। इन दोनों को गुणा किया गया तो 19 सही 1/2 हमको मिल गया। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। 8 3 24, 24 और 3 27 क्या हो जाएगा? 8। 19 गुना 38 और 1 39 क्या हो जाएगा? 2। अब x की वैल्यू फाइंड करना। 8 देखिए हर में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंश में पहुंच जाएगा, और ये अंश में था तो किधर आ जाएगा? हर में हो जाएगा। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 9 27 और 13 ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 चौक 13 चौके 52 होता है बटे 9। अब ऐसा तो नहीं दिख रहा तो इसको सही भिन्न में बदलिए। तो 9 × 45 और 7 52।
बटे 9, 9 सही 7 बटे 9, 5 सही 7 बटे 9, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए वर्गमूल में है 0 पॉइंट कितना लिखा है, स्क्वायर रूट में 0.0064। ठीक है, अब इसका वर्गमूल अगर वैसे तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए आसानी से आप इसको कैसे करेंगे। देखिए दशमलव कितना 2 2 4 अंक पे लगा है ना, तो दशमलव को हम हटा देते हैं, इस दशमलव को हम यहाँ लगा देते हैं, 64 हो गया। और बटे देखिए 4 अंक हमने दशमलव को हटाया तो 8 के आगे 4। अब आप जानते हैं जैसा कि 64 का जो वर्गमूल 8 और 1 के आगे 4 जीरो है, तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो जीरो का जोड़ा बन जाएगा, यानी 1 के आगे 2 जीरो हो जाएगा। अब 8 बटे 100 को आप क्या लिख सकते हो, 2 जीरो से भाग कर रहे हो ना, अभी दशमलव यहाँ पर है, 2 जीरो से भाग करोगे तो दशमलव 2 अंक बाएं चला आएगा, तो 1 अंक ये हो गया और एक दूसरा अंक, यानी 0.08 किसमें है, 0.08 ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। और ये जो आगे लगता है जीरो, इसको हम ऐसे ही लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये देखिए, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे, इसको गोल्डन ट्रिक देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक इसमें देखिएगा, अभी बता रहे हैं आपको। एक किसान अपने बाग में 5776 पेड़ लगाता है, यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ लगाता है। ठीक है, अब ऐसे कतारें हैं, मान लीजिए कुछ कतारें हैं, और हर एक कतार में उतने ही पेड़ लगा रहा है जितनी उसके पास कुल कतारें हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 कतारें, तो हर पेड़ कतार में 4 पेड़। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन में जितने और उतने शब्द आ जाएं, जितने और उतने, तो समझ लीजिए वहां वर्गमूल ही निकालना होगा। तो जो पेड़ों की संख्या है प्रत्येक पंक्ति में, वो क्या हो जाएगी, 5776 के वर्गमूल के बराबर। ठीक है, अब ये किसका वर्गमूल होगा, तो भाग विधि से निकाल लीजिए या गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक विधि से आप निकाल लीजिए। चलिए हम भाग विधि से ही निकाल लेते हैं, मान लीजिए। ठीक, यहां जोड़ा बना लेंगे और 7 सते 49 कितना हो गया, 14 में 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, और ये 76, और 7 7 कितना हो गया, 14। ठीक है, अब 4 का अगर पहाड़ 7 7 14, 14 छक 84, 6 बार जाना चाहिए, 36, 3 बचेगा, 6 चौक 24 और 3 27, 2 बचेगा, 6 के 6 2 8। ठीक है, कितनी बार गया, 76 बार। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी सही जवाब हो गया। 76 पौधे वो हर एक कतार में लगाता है, और टोटल 76 कतार भी है। यहाँ पर देखिए ये बोर्ड मास का है, सरलीकरण का है सवाल, सरल करना है। तो जब ऐसा कभी क्वेश्चन मिले, पहले इसको गुणा और भाग वाले को निपटा लीजिए। माइनस, अभी इन दोनों में गुणा हुआ है, तो पहले इसको सरल भिन्न में कर लीजिए। हाँ, सबको सरल भिन्न में ही बदल दीजिए, सबसे आसान आपके लिए वही हुआ है। कई विधियां, लेकिन मैं केवल वही बता रहा हूं जो आपके लेवल का हो। तो 3 गुना 6 और 1 7 बटे 3 ये हो गया, प्लस 2 3 6 और 1 7 बटे 2 हो गया, माइनस 3 1 3 और 1 4 बटे 3 हो गया, गुना 4 गुना 8 और 1 9 बटे 4 हो गया, भागा 5 या 15 और 3 18 बटे 5 हो गया। अब जब कभी भाग आता है, क्या करते हैं, भाग को गुणे में बदल देते हैं और भिन्नों को उलट देते हैं, अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। अब यहां से ये दोनों देखिए माइनस से अलग हुए हैं, तो ये अलग पद है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21, तो 14 प्लस 21 हो जाएगा, और 3 दुना 6। यहाँ भी थोड़ा सा तरीका हम लगा सकते थे 7 कॉमन लेके, लेकिन कोई बात नहीं है, वही करिए जो आप कर लेते हैं, माहिर हैं जिसमें। ठीक है, ठीक है, और भाग को हमने किस में बदल दिया, गुणे में, और 18 बटे 5 को हमने 5 बटे 18 में कर दिया। 3 1 3 3 6 18, क्या है 5 बटे 6। अब ये 21 में अगर 4 जोड़ेंगे 25 और 10 35 बटे 6 हो गया, माइनस 5 बटे 6। अब हर बराबर है तो हर को लिख देते हैं, और 35 माइनस 5 कितना 30, काट देंगे 6 पंचे कितना हो गया, 5 हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन को। अब ये बढ़िया सा सवाल है, सरल करना है। अब देखिए अगर किसी पे घात
1/2 लगा तो इसका मतलब वो वर्गमूल होता है, वर्गमूल में 1। और अगर किसी पे घात 1/3 लगा तो उसका मतलब होता है उसका घनमूल निकालना है। लेकिन ना यहाँ हम वर्गमूल निकालेंगे ना घनमूल, आप परेशान मत होइए। देखिए 25 को क्या आप लिख सकते हैं, 5 की घात 2, और टोटल घात कितना है 1/2। 64 को हम 8 की घात 2 और टोटल का घात 2 लिख सकते हैं, ओ सॉरी 1/2 लिख देंगे, ठीक है। गुणे 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और टोटल की घात 1/2, ठीक है। 9 को आप 3 का स्क्वायर और घात 1/2 लिख सकते हैं, और गुणे 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पावर 1/2। अब देखिए सब में 1/2, 2 गुणे 1/2, 2 गुणे 1/2, 2 गुणे 1/2, 2 गुणे 1/2 कट गया, बचा हमारे पास 5, 8, 6/3 गुणा 2, 2 3 6 और 3 3 8 पंचे 40। सही जवाब हमारा क्या हो गया 14, ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं। एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 48, 44, 56 और 52 अंक मिले हैं। मतलब कोई स्टूडेंट है जो परीक्षा दे रहा है और 4 सब्जेक्ट में, पहले सब्जेक्ट में उसे 48, दूसरे में 44, तीसरे में 56 और चौथे में 54 मार्क मिले हैं, ठीक है। कह रहा है प्राप्तांक का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना। औसत, तो मान लीजिए जो भी औसत जो होता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, जो भी आंकड़े हमारे हैं सबको जोड़ लेंगे बटे कुल आंकड़ों की संख्या, और जितने आंकड़े हैं उतनी संख्या से भाग कर देते हैं, आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े हमारे पास यही 4 हैं, जोड़ेंगे इसको 56 और 52, और कितने आंकड़े हैं 4 आंकड़े हैं, 4 से देखिए 1 2 3 और 4 से हम भाग कर देंगे। 48 और 52 100 हो गया, और 44 और 56 100 हो गया, यानी हमारे पास 100 100 200 मिल गए, 4 पंचे 20 50, यानी औसत जो अंक है प्राप्तांक है वो कितना 50। ऑप्शन डी इसका क्या हो गया सही जवाब हो गया। अब देखिए यहाँ प्रतिशत का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। x का 8 सही 1/3% अगर 150 हो तो हमें x का मान निकालना है। तो x का 8 सही 1/3%, तो इसको बोलेंगे तो 3 1 24 और 1 25/3%, 25/3% बराबर कितना है 150, ठीक है। अब x का 25/3% का मतलब क्या हो गया, x गुणे 25/3 भागा 100, ठीक है, बराबर 150। 25 चौका 100 हो गया, ठीक है, और ये 4 और 3 गुणा हो जाएंगे तो 12 हो जाएगा, x/12, ठीक है, x/12 बराबर कितना हो गया हमारा 150। अब x देखिए भाग में है, इधर जाएगा बराबर के तो गुणे में हो जाएगा, 150 गुणा कर लीजिए 12 0 0, 12 पंचे 60 0, 6 बचेगा, और 12 के 12 और 6 कितना हो गया 1800। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, लाभ हानि। एक घड़ी साज एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और मरम्मत 10 रुपए में करता है और फिर 105 में बेच देता है। लाभ या हानि बताना है आपको। तो देखिए जो सीपी होता है यानी क्रय मूल्य होता है, उसमें जितना पैसे में खरीदी जाती है चीज उतना प्लस अगर उसको लाने में भाड़ा लगा वो भी सीपी में ऐड होगा। अगर उसका मरम्मत कराया गया तो मरम्मत कराने का रुपया भी सीपी में ही ऐड होगा। तो यहाँ मरम्मत कराया गया है तो 10 रुपया और ऐड हो गया, यानी कि जो सीपी है वो कितना हो गया 97 रुपये हो गए। और सेलिंग प्राइस कितने में बेचा है उसने 105 रुपए में। अब बताइए 97 का खरीद के 105 में बेच रहा है तो लाभ हुआ कि यहाँ, तो आप कहेंगे लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी कितना है 105 और माइनस 97 कितना हो गया 8 हो गया, यानी उसे प्रॉफिट कितना हुआ 8 रुपए का उसे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, लाभ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको जरूर परीक्षा में लाभ होगा। अब हर एक जगह एक ही सवाल नहीं होता है। अगर हम मान लीजिए ये सवाल कराए हैं तो यहाँ पर देखिए 2 कॉन्सेप्ट हमने बताए आपको कि मान लीजिए पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदा है या कोई सामान खरीदा है तो 87 रुपए में मान लीजिए खरीदा है, फिर 10 रुपए इसने क्या लगाया इसको मरम्मत में लगाया। हमने कहा कि मरम्मत वाले पैसे हों
या मान लीजिए इस घड़ी को मंगाने में भाड़ा लगा हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में जोड़ दी जाती हैं, सीपी में जोड़ दी जाती हैं। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हमको पता है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस तरह से हो सकता है, इसी आधार पर ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहन ने एक 20,000 की गाड़ी खरीदी और 10,000 रुपये उसको मरम्मत में लगा दिया, फिर 40,000 का बेच दिया, कितना लाभ हुआ या हानि हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं आप, या कितने % का हानि लाभ हुआ, या मान लो कि गाड़ी खरीदी और उसको लाने में इतना रुपए खर्च हो गए, कितना लाभ हानि हुआ। तो हर एक सवाल में अगर आप देखेंगे तो 2-3 सवाल 4 सवाल छुपे हुए हैं, और हर सवाल अपने आप में एक कॉन्सेप्ट लेकर के बैठा है। तो हमें कॉन्सेप्ट को सीखना होता है, सवाल रखना नहीं होता। कोई भी पढ़ा रहा तो कोई भी आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि वही सवाल बिल्कुल फंसेगा, यही सवाल आएगा। आप लोग हो सकता है कि देख कर आ जाते हैं यही सवाल आ गया, 2025 का पेपर ही आ गया, पेपर लीक हो गया, ऐसी सब बस भ्रामक बातें हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यही सवाल आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन बताता है आदमी तो ये समझ के बताता है कि कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और फिर आप उस कॉन्सेप्ट पे 2-4 और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, और फिर परीक्षा में भी वैसे अगर प्रश्न आ गए तो आप उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग क्या करें, अपनी तैयारी को बनाए रखें। आपके पास 2 दिन है, और 2 दिन में ऐसी पढ़ाई कीजिए कि पछताना ना रहे, पेपर देने के बाद आपको पछताना ना पड़े पेपर देखने के बाद, कि काश थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो हमारा पेपर क्लियर हो जाता। ठीक है, ये गांधी जी का चश्मा है, समझ लीजिए, ये ऐसे बनेगा, हाँ उल्टा बना, उल्टा बना दिए। चलिए चश्मा तो बनाते रहेंगे हम लोग, ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। 2 दिन बचा है, जम के पढ़ लीजिए, कोई कसर मत छोड़िए, ताकि ये ना हो कि सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन अगर ना हो या पेपर में क्वेश्चन छूट जाए तो पछताना। ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरी प्रयास करिए, बाकी होना ना होना वो अलग बात है।